नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इन चुनाव के नतीजों पर काफ़ी अभी भी कारण मीमांसा हो रही है कि एनडीए क्यों जीता या महागठबंधन क्यों हारा, प्रशांत किशोर का ये हाल क्यों हुआ। तो सी वोटर ने एक पोस्ट पोल स्टडी पब्लिश की है कि चुनाव के बाद में उन्होंने लोगों से पूछा कि ऐसा मतदान क्यों किया, किसको वोट क्यों डाला, और वो जो रिपोर्ट है अब हमारे सामने आ चुकी है। और इस रिपोर्ट के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख। यशवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो यशवंत, हम बारी बारी से जो आपकी पोस्ट पोल स्टडी है उस पर बात करेंगे, लेकिन मेरी नज़र में जो 3 मुख्य बिंदु है वो मैं पहले दर्शकों को बता देता हूँ। यशवंत का ये कहना है कि महागठबंधन के लिए कोई ऐसा नहीं कि उसका बिल्कुल रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि उनका वोट शेयर लगभग उतना ही है जितना उनका 2020 में था। मामूली सी गिरावट आई है। और एक और जो आशा का किरण हो सकता है महागठबंधन के लिए वो ये है कि जो युवा है, खास करके पुरुष युवा जो है, उसमें बढ़त है महागठबंधन को। मतलब वो एनडीए के बजाय पसंद करते हैं महागठबंधन को, खास करके वो लोग जिन्होंने सो कॉल्ड जंगल राज नहीं देखा है। दूसरी बड़ी बात इस स्टडी से ये निकल कर आई है कि महिलाओं में जो वोटिंग हुई है, जिसमें बड़ी बढ़त है, करीब 14% की बढ़त दिखाई दी है एनडीए को, तो उस बढ़त में यादव और मुसलमान महिलाओं ने भी एनडीए को वोट डाला है, क्योंकि 10,000 रुपये मिले हैं। तो एक तरह से जो 10,000 रुपये की स्कीम है उसने महिलाओं में जाति तोड़ने का काम किया है। और आखिर में प्रशांत किशोर का जो हाल हुआ उसका एक कारण ये है कि ये चुनाव बाइपोलर हो गया, मतलब महागठबंधन और एनडीए के बीच सिमट गया। ऐसे में जो प्रशांत किशोर के समर्थक थे वो उनको छोड़कर एनडीए में वापस भाग गए। तो यशवंत, सबसे पहले जो आपने लेख भी लिखा है उसमें आपने ये लिखा है कि ऑल इज नॉट लॉस्ट फॉर तेजस्वी यादव। तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी जो है प्रयास कर रहे हैं लगातार। लालू यादव भी, अगर आप देखिए, माइनस नीतीश कुमार, वो कभी जीत नहीं पाए चुनाव। 2005 के बाद हर चुनाव राष्ट्रीय जनता दल हार रहा है। उनकी जो चुनौती बार बार कही जाती है कि यादव और मुसलमान के बियॉन्ड नहीं जा पाते हैं, लेकिन फिर भी आपका निष्कर्ष एक कहीं निकल कर आता है कि ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते तेजस्वी यादव के लिए बंद हो गए हैं। तो ये क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, 5 साल पहले तेजस्वी यादव रोजगार के मसले पे ऑलमोस्ट खींच के ले गए थे अपनी नैया, और इस बार भी जो आंकड़े दिखा रहे हैं पोस्ट पोल के, वो बहुत साफ दिखा रहे हैं कि जो युवा पुरुष मतदाता है उनके बीच में उनकी लीड। ये बात दीगर है कि जो महिला मतदाता और खासतौर पर युवा मतदाता है, महिलाएं, उनमें एक तरफा लीड नीतीश कुमार के लिए आई। इससे पहली बात तो सिद्ध हुई, जैसे अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, कि जंगल राज की मेमोरी युवा पुरुषों के बीच में ना के बराबर है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नाम की एक चीज कही जाती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर की जाती है मेमोरी को। मुझे लगता है कि युवा महिलाओं में वो मेमोरी उनकी माताओं से ट्रांसफर हुई है, आई है, और उनको याद रहा कि क्या नहीं करना है या क्या करना है, जो उनकी माँ ने उनको बताया। इसलिए एक तरफा एक बड़ी लहर वाली जीत जो है वो युवा महिलाओं में भी नीतीश कुमार के लिए दिखाई दी, और वहां पर रोजगार की नौकरी या सरकारी नौकरी का वादा वो कुछ काम नहीं कर पाया। तो अब तेजस्वी यादव के बाद में उनके पास पिताजी का दिया हुआ एमवाई तो था ही, एमवाई वाई या एमवाई यूथ अगर वो कर रहे थे तो वो एमवाई वाई में जो है वाई आधा ही डिलीवर हुआ। उनको महिला युवा मतदाताएं नहीं उनको वोट डालने गई, और मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर है जो शायद राष्ट्रीय आरजेडी को सोचना पड़ेगा। और कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं, क्योंकि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य की उनके यहां से विदाई हुई वो एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। मीसा भारती कोई फ्रंट फुट पे थी नहीं, तो ये शायद उनको ये देखना पड़ेगा कि महिला मतदाता फिलहाल कम से कम नीतीश कुमार जी के कारण पूरी तरह एनडीए को गई है। आरजेडी से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डर, एक एलर्जी, या आप जो भी कहें आप, उसके कारण वो युवा महिला मतदाताएं भी उस तरफ नहीं गई। तो ये उनकी एक कमी हो सकती है। लेकिन इन सब पे बात करने से पहले दरअसल मैं दर्शकों को इस बात को, क्योंकि आपके साथ में लगातार साल भर से हम ट्रैकर के आंकड़े डिस्कस कर रहे थे मिलिंद, तो हम ये दर्शकों को एक चीज पहले क्लियर कर दें कि साल भर की इस पूरी जद्दोजहद में हमने मिलिंद लगभग 1 लाख मतदाताओं से बिहार में बात की पूरे साल भर में, और पोस्ट पोल में उन मतदाताओं के पास में हम करीब करीब उनमें से 10% मतदाताओं के पास में वापस भी गए, और हमने दोबारा भी पूछा, नए मतदाताओं से भी अलग से पूछा फ्रेश, लेकिन
उनमें से करीबन 10% मतदाताओं को हमने वापस भी पूछा कि आखिरकार आपसे पिछली बार हमने बात की थी तो आपने ये कहा था, क्या आप अभी भी अपने उन्हीं मुद्दों पे कायम हैं? क्या आपने जो पिछली बार बोला था जिनको आप वोट दे रहे हैं उनको अभी दे रहे हैं, वही दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कुछ बदलाव किया है तो क्यों बदलाव किया है? तो इसलिए ये पोस्ट पोल ये बड़ी अलग किस्म की एक्सरसाइज है जो आज तक भारत में उस तरीके से ट्राई नहीं की गई। मसलन पोस्टपोन होते रहे हैं लेकिन फ्रेश पोस्टपोन हुए, यानी एग्जिट पोल के अलावा भी बाद में, एक दिन बाद में, 2 दिन बाद में, लेकिन कोई ट्रैक कर रहा है साल भर, उस ट्रैक करने वाले लोगों को दोबारा हम जाकर के पूछें, इस लिहाज से ये वाला पोस्टपोन बाकी सारी एक्सरसाइजेस से बहुत अलग है और इसने हमको बहुत सारे आयाम ऐसे खोले मिले जिसमें हम न केवल जो बदला नहीं है वो क्या था, कितना था वो देखा, जो बदला पिछले 1 साल में उसको भी हम ट्रैक करने में एक तरह से कामयाब हुए हैं। तो ये अच्छी एकेडमिक एक बहुत बड़ा डाटा क्रिएट हुआ है जिसको आने वाले चुनाव में भी हम ये अपनी प्रक्रिया जारी रखेंगे। कोशिश करेंगे कि अभी 5 राज्य जब अगले आए तो हम ट्रैकर तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन ये आंकड़े जो पोस्ट पोल के हैं ये एकदम एग्जैक्टली हम जिस दिन चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसी दिन आफ्टरनून में दे दें ताकि सारी चर्चाओं में आपको और भी आनंद आए। अभी थोड़ा सा हमने 2 दिन रुक करके और अच्छे से करके उसको दिया क्योंकि इस तरीके की बड़ी एक्सरसाइज का हमारा भी ये पहला अनुभव था। दोबारा उन लोगों को वापस कॉल करने में थोड़ा टाइम लगा, उनको जानने में, तो ये एक और हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे अगली बार। नहीं तो यशवंत, दोबारा इस बात पे लौटते हैं जो वोट किसको क्या पड़ा। तो महागठबंधन की चूंकि आप बात कर रहे थे तो महागठबंधन में एक बात स्पष्ट है कि जो पुरुष मतदाता है उसमें युवा मतदाता वो महागठबंधन के साथ थे, लेकिन जो महिला मतदाता है युवाओं में वो आरजेडी के साथ नहीं थी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मतदाता जिसको जंगल राज याद था वो लौट के नहीं आया आरजेडी की तरफ। लेकिन एक और बात मैं यशवंत आपसे पूछना चाहता हूँ इसी से जुड़ी हुई कि जो दलित मतदाता है जिससे इस बार महागठबंधन को और खास करके कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी, उसमें भी बड़ी संख्या मतलब 60-70% वोट जो है वो तो चले गए एनडीए को। अपर कास्ट में भी एनडीए को जाना था, वो स्वाभाविक था, वो तो पता था कि अपर कास्ट का मेजॉरिटी वोट चला जाएगा, लेकिन दलितों का वोट क्यों नहीं गया जबकि कांग्रेस ने भी काफी प्रयास किया था उस दिशा में? देखिए, कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे लगता है कि जो एक वोट चोरी का कैंपेन लेकर के राहुल जी गए और दलितों में उनको एक ये डर लगा कि अगर हमारा नाम कट गया, आज भी वोटर आई कार्ड को लोग अपनी पहली प्राथमिक आई कार्ड मानते हैं मिलन दूर देहात में, और अगर नाम कट गया तो सरकारी योजनाओं का भी हमको लाभ नहीं मिलेगा। ये इस तरीके का एक डर वोट अधिकार यात्रा या वोट चोरी वाले कैंपेन में जरूर खड़ा हुआ था। लेकिन मैंने आपसे उस समय भी कहा था कि ये कौवा कान ले गया वाली स्थिति न हो जाए, क्योंकि लोग अपना नाम चेक करते हैं। जिनको ये सुविधाएं होती हैं, जिनको तमाम लाभ मिलते हैं, उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है कि मेरा नाम न कट जाए। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में वोट कटे होते तो लोग सड़क पे आ गए होते, आंदोलन हो गया होता, एनडीए की राज्य सरकार छोड़िए केंद्र सरकार का दूभर हो जाता रहना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि ये अंत में कौवा कान ले गया वाली स्थिति होगी, क्योंकि लोगों ने वोट चेक किए, लोगों के नाम नहीं कटे थे, केवल उनके नाम कटे थे जो या तो मर चुके हैं या दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, जो वहां के वोटर नहीं है। इसलिए कोई भी आप देखिए किसी भी तरीके का कोई भी शिकायत न दर्ज हुई, न कोई मास तरीके से बूथ के ऊपर से रिपोर्ट आई कि अरे यहाँ पे आए और सैकड़ों वोटर वापस भेज दिए गए क्योंकि उनके नाम नहीं थे। जिनका नाम नहीं था वो वोट डालने गया भी नहीं, क्योंकि उसको पता था कि हमारा नाम नहीं है और हमारा किस कारण से नाम नहीं है। या तो हमारा 2 जगह नाम है या हमारा 2 बूथ पे नाम है, तो जो दूसरे बूथ पे गया उस बूथ पे नहीं गया। तो ये चीजें जो डर के होता है स्विंग, वो दलित मतदाताओं में नहीं हुआ क्योंकि उनका वोट था, उनको निकला। और दलित मतदाताओं में भी महिला, जो एक बेसिकली बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो 10,000 की स्कीम का फर्क था वो बहुत साफ दिखा दिया। दलित महिलाओं में ज्यादा बड़ा ट्रैक्शन दिखाई दिया नीतीश कुमार और एनडीए के लिए। पुरुषों में भी पूरा था, लेकिन महिलाओं में और भी ज्यादा था। तो जिस दलित घर में 10,000 रुपए आ रहे हैं वो फिर वो एक सिंगल ब्लॉक की तरह से ही वोट कर रहा है, उसमें उतना बड़ा डेविएशन उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से नॉन ट्रेडिशनल ग्रुप्स में दिखाई दिया। मसलन हमने जैसे देखा यादव और मुस्लिम मतदाताओं में, उसमें बहुत कम एनडीए को वोट डालते हैं, लेकिन तभी भी एवरेज से लगभग 2 गुना महिलाओं ने डाला वहां पर, जो उनको मिलता रहा। अगर 100 में तकरीबन 10 अगर मुसलमान मर्द डालते हैं एनडीए को वोट अभी तक, तो 100 में लगभग 20 के आसपास महिलाओं ने डाला। सेम वही फिगर यादव मतदाताओं में बहुत स्प्लिट था, बहुत साफ।
बहुतायत में मुस्लिम यादव तेजस्वी यादव को गए, लेकिन वहां पर भी महिला मतदाताओं में एक डंट डेफिनेटली नीतीश कुमार मारने में कामयाब हुए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो वोट अधिकार यात्रा या वोट चोरी वाला कैंपेन था, जिस कैंपेन को करते समय शायद डर के कारण कि हमारा नाम कट गया हो और दलितों ने आकर के कुछ खड़े हुए होंगे, जिससे एकदम से कांग्रेस को ये उम्मीद होगी कि नहीं नहीं दलित हमारी ओर वापस स्विंग हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो वोट चोरी वाला कैंपेन ठुस होता गया, वो दलित और पूरे के पूरे वापस उस जगह पे खड़े हो गए जहां पे उन्हें जाने की इच्छा। यशवंत, ये जो बात हो रही है, आप जो बता रहे हैं कि यादव और मुस्लिम महिलाओं का वोट भी एनडीए को पड़ा है क्योंकि 10,000 रुपये मिल गए, और इस बात की पुष्टि मैंने पहले भी अपने शो में कहा था कि मैंने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था कि सीमांचल में एक मुस्लिम परिवार में पुरुष जो मुखिया थे परिवार के, उन्होंने कहा था कि मेरे घर के 2 वोट जो है नीतीश कुमार को जाएंगे, महिलाओं की जो वोट है, क्योंकि उनको पैसे मिले हुए हैं। तो ये बात आप जो मैंने पढ़ा था वही आपका सर्वे भी कह रहा है कि कुछ लोगों ने ज़रूर वोट डाला। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा हाइपोथेटिकल है, चुनाव हो चुके हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता वैसे तो, कि अगर ये 10,000 रुपये की स्कीम नहीं रहती तो क्या ये रिजल्ट हमको मिलता? क्योंकि अभी भी लोग मान रहे हैं कि 10,000 रुपये ने बहुत बड़ा चेंज ला दिया। आप भले ही आप कहते रहे कि भाई 20 साल से मेहनत की है नीतीश कुमार ने, लेकिन अगर ये 10,000 रुपये नहीं होते तो क्या इतनी बड़ी सफलता मिलती है एनडीए को? मेरे ख्याल से इतनी बड़ी एक तरफा जीत 200 सीट वाली तो नहीं है, ये सत्य है। क्योंकि हमने रीजन भी कारण भी पूछे ना कि आपने क्यों वोट दिए हैं। उसमें सबसे बड़ी बात रोजगार की समस्या नंबर 1 महिलाओं और पुरुषों दोनों ने बोला। जिनको 10,000 रुपए मिले हैं उन महिलाओं ने भी रोजगार की समस्या को बोला है, क्योंकि उनके घर के, उनके पति, उनके पिता, उनके बच्चे माइग्रेशन करने पे मजबूर हैं उस चीज के लिए कि वो वहां पर उस चीज में नहीं रह पा रहे हैं बिहार के अंदर किसी भी तरीके से। तो मुद्दा वो बहुत बड़ा था। लेकिन जितना जंगल राज की मिलिंद बात समझ में आ रही है, उस जंगल राज की बातचीत में मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर ये 10,000 नहीं भी होती तो उस जंगल राज की याद में भी शायद कहीं ना कहीं इवेंचुअली महिलाएं ज्यादा नीतीश कुमार को वोट देती। ये बात दूसरी है कि इतनी बड़ी तादाद में शायद फर्दर स्विंग नहीं होता। हो सकता है उनकी जीत शायद साधारण होती, सिंपल होती, क्योंकि फिर एक बड़ा हिस्सा उसमें हो सकता है कि सरकारी नौकरी के वायदे पे, सरकारी नौकरी के इच्छा में हो सकता है कि तेजस्वी यादव की बात ज्यादा वो सुनना पसंद है। आखिर में यशवंत की प्रशांत किशोर में के बारे में आपने लिखा है कि फाइनली उनकी जो रेटिंग है वो 9% पे आ गई। वो 20% से अधिक पे थे मुख्यमंत्री के तौर पे। तो ये प्रशांत किशोर का मोमेंटम क्यों गिरा? मतलब आपने जो लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि ये बाइपोलर चुनाव हो गया, मतलब नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव का चुनाव हो गया। तो प्रशांत किशोर कहाँ चूक गए फिर इसमें? मुझे लगता है प्रशांत किशोर मल्टीपल चीजों में एक तरह से रह गए। एक तो उनका खुद का चुनाव नहीं लड़ना, ये एक शायद उनका रहा। दूसरा बाइपोलरिटी की बात, ये हमने प्रीपोल में भी मैं आपको ट्रैकर में बोली थी कि अगर ये बाइपोलर हो गया मामला तो उनके वोटर नहीं। अब देखिए पोस्ट पोल में भी जब प्रशांत किशोर को 4% वोट भी नहीं मिले, तभी भी लगभग पोस्ट पोल में भी 10% लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री देखना चाहिए। तो इससे ये पता लगता है कि उनके उठाए हुए मुद्दों का ट्रैक्शन बहुत साफ था। तो ये जो करीबन 6.5% वोटर था जो नाम उनका ले रहा था लास्ट तक आते आते, लेकिन उसने वोट उनको नहीं दिया। 20-22% से तो घट के वो नीचे आ ही गए 10 पे, लेकिन जो 10% लास्ट में नाम बोल रहे थे वो भी पूरे नहीं वोट पड़े। इसका मतलब क्या है कि उसमें से भी 6-6.5% जो है लास्ट के अंत में आते आते वो सीधे शिफ्ट हुए एनडीए को। और अगर आप, हमने एक क्रॉस टेबुलेशन देख करके डिटेल में ये भी स्टडी करने की कोशिश की कि जो शिफ्ट हुए, जो नाम नहीं ले रहे, उन्होंने अपना वोट कब बदला। तो अधिकांश लोगों ने वोटिंग वाले दिन या उसके एक हफ्ते पहले ही अपना वोट फाइनली डिसाइड किया कि हम किसको वोट देंगे, जो उनके खाते के थे। इसका मतलब बहुत साफ है कि वो प्रशांत किशोर का नाम ले रहे थे, वो बदलाव उस तरीके का देखना चाहते थे। लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर लड़ाई में नहीं थे, या उनकी लड़ाई एक तरह से उनका कैंडिडेट लड़ाई में नहीं था, या वो किसी भी तरीके से उनको वोट देने का मतलब शायद हो जाता कि वो आरजेडी को फायदा करता, तो उस तरीके के इमोशन वाले जितने लोग थे वो सारे यू टर्न लेकर के एनडीए के खाते में वापस चले। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका ट्रैक्शन नहीं था, इसका अर्थ केवल यह है कि उनके विनेबिलिटी वाले क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था और लोग अपना वोट केवल हवा में दे करके दूसरे को जीतने का अवसर नहीं देना चाहते थे। तो यहां पर आरजेडी का डर, जंगल राज का डर ज्यादा काम कर गया अंत में,
प्रशांत किशोर के वादे या प्रशांत किशोर के मुद्दे लोगों को सही लगे, बहुत सही लगे, लेकिन उन मुद्दों के ऊपर या उस पर काम करने के लिए अभी उन्होंने नीतीश कुमार को ज्यादा भरोसा दिया। एक और आखिरी सवाल मैं अब ले लेता हूँ यशवंत, कि प्रशांत किशोर ने इस हार के बाद उनको 3.5-4% वोट मिला है, तो उन्होंने कहा है कि मैं डटा रहूंगा। उन्होंने आज तो ये भी घोषणा कर दी कि मैं अपनी संपत्ति पार्टी को दान कर दे रहा हूँ। लेकिन चुनाव अगला अभी लोकसभा का भी अगर आप देखें तो 2029 में बहुत दूर है, 4 साल है चुनाव में, पहला चुनाव जो बिहार में बड़ा होगा। आपको ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में कोई तीसरी शक्ति के लिए जगह बन सकती है, खास करके जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या जातियों की पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा गहरी जड़ें वहाँ जमा चुकी है, तो और ये पूरी राजनीति इतनी पोलराइज है, या तो आप मोदी के पक्ष में हैं या उनके खिलाफ में हैं। तो ऐसे में कहीं प्रशांत किशोर जैसे जो उनकी पार्टी है, उसके लिए कोई जगह बन पाएगी बिहार में, या बहुत मुश्किल होगा ये? देखिए देखिए सबसे बड़ा जो फाइंडिंग इस पूरे पोस्टपोल एक्सरसाइज का, वो महिला वोटर्स का और युवा वोटर्स का अराइवल है। और ये दोनों वोटर्स के जो चंक हैं, ये मिलिंद, ये कास्ट एग्नोस्टिक है, कास्ट आइडेंटिटी को तोड़ रहे हैं। और हमने जब सीधा सवाल पूछा कि जाति आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण थी या मुद्दा, लगभग 2/3 लोगों ने कहा बाकी मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जाति महत्वपूर्ण नहीं थी। और केवल पुरुष जो वर्ग है उनके बीच में वो मुद्दा ज्यादा आया, जाति का। महिलाओं में तो वो भी नहीं आया। इसका अर्थ बहुत साफ है कि जाति एक बेसिक कंस्ट्रक्ट जरूर है बिहार या पूरे भारत की राजनीति का, लेकिन वही एकमात्र कंस्ट्रक्ट है, ये अब सोचना गलती होगी। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, लालू जी हो चाहे नीतीश जी हो, इन दो बड़े जो शख्सियत हैं जिन्होंने पिछले 30 साल की बिहार की राजनीति डिफाइन की है हर तरीके से, इन दोनों के बाद की राजनीति में एक नेतृत्व का चैलेंज, संगठन का चैलेंज, ऑर्गेनाइजेशन का चैलेंज, ये अपने तरीके से चलेगा। हर चीज आसानी से प्लेटर पे किसी को भी ट्रांसफर नहीं होगी। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर लड़ाई लड़े, अपनी बन के रह गए रहे, तो उनको उसका लाभ, अगर वो जमे रहते 5 साल, तो मेरा मानना है कि जो जमा रहेगा उसको लाभ जरूर मिलेगा। अब यही देख लीजिए कि बिना किसी लेगेसी के, चाहे वो स्टारडम की हो, चाहे राजनीतिक हो, या कोई आंदोलन की लेगेसी हो, उसके बावजूद भी 2 साल रगड़ करके उन्होंने मेहनत की, 3.5-4% तक ही वो पहुंचे, लेकिन उन्होंने नैरेटिव तो पूरे बिहार का बदला। भले ही उससे लाभ अंत में बीजेपी और एनडीए को हो गया, जेडीयू को हो गया, कुल जमा करके नैरेटिव के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ जिनके पास में बड़ी पार्टियों का स्ट्रक्चर था, राहुल गांधी जी के पास में कांग्रेस का स्ट्रक्चर था, बावजूद उसके नहीं वो अपील कर पाए। तेजस्वी यादव ने अपील किया, लेकिन वो एमवाई कॉम्बिनेशन के बियॉन्ड कहीं ना कहीं इस बात के लिए धक्का खा गए कि महिला मतदाताओं के बीच में वो जंगल राज वाली इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को नहीं हटा पाए। उनको शायद हो सकता है कि अपनी बहनों को चुनाव कैंपेन में ज्यादा आगे करना चाहिए था, अगर वो करते ऐसा तो शायद उनको लाभ होता। प्रियंका गांधी जी ज्यादा मेहनत करती फील्ड में, तो शायद उसका ज्यादा लाभ होता। जब महिला मतदाताओं के ऊपर फोकस है, तो इन पार्टियों के महिला नेतृत्व को पीछे क्यों किया गया? तो मुझे लगता है कि एक स्कोप डेफिनेटली रहेगा। अब वो कितनी मेहनत आगे करते हैं, जमे रहते हैं, बने रहते हैं कि नहीं बने रहते, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन कोशिश कर रहे हैं उतने के लिए, उनको मतलब उनकी उतनी गंभीरता से तो उनको लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे यशवंत देशमुख, सी वोटर के फाउंडर। सी वोटर ने जो पोस्ट पोल स्टडी की है बिहार चुनाव पर, उसके जो मोटे निष्कर्ष है मैंने आपको शुरुआत में बताए थे कि महिला वोटरों ने एनडीए की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और महिलाओं का वोट न केवल सारी जातियों से हासिल हुआ है, खास करके ये जो हाईलाइट की बात है कि मुसलमान और यादव समुदाय से, जहां माना जाता है कि सारा वोट आरजेडी की तरफ जाता है, वहां से भी कुछ प्रतिशत वोट महिलाओं का एनडीए को, खास तौर पे नीतीश कुमार को मिला है, जो एक बड़ा निष्कर्ष इस अध्ययन से निकला है। दूसरी बड़ी बात यह निकली है कि ये चुनाव भले ही एनडीए जीत गया हो, लेकिन रोजगार सबसे बड़ी समस्या है और इसका हल कहीं ना कहीं एनडीए को निकालना पड़ेगा, क्योंकि 65% युवा कह रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, नौकरी मांग रहे हैं। और यही युवा, जब आप महागठबंधन के लिए देखते हैं या तेजस्वी के लिए देखते हैं, तो जो एकमात्र सेगमेंट है जहां उसको बढ़त है पुरुष युवाओं में, वो जो नौकरी चाहता है, वो तेजस्वी यादव को इसने इस बार भी वोट दिया है। लेकिन महिला, चाहे वो युवा हो या बड़ी महिलाएं हों,
वो तेजस्वी यादव के साथ उन पर भरोसा नहीं कर पा रही है। यही कारण बन रहा है एनडीए की गठबंधन की हार का। जहाँ तक प्रशांत किशोर का प्रश्न है, इस स्टडी में ये पता चला कि चुनाव चूंकि बाइपोलर हो गया तो उनके मुद्दे तो लोगों को भा रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनको वोट नहीं किया है। साप्ताहिक सभा का यह विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।